कृष्ण हरे राम। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। बाड़मेर के बालोतरा में पेट्रोल पंप के कैशियर की आंखों में मिर्ची झोंक कर बदमाश 4 लाख रुपए लूट ले गया। वारदात के बाद बदमाश बाइक पर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप का स्टाफ कैश लेकर जा रहा था कि तभी रास्ते में एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने पेट्रोल पंप के कैशियर की आंखों में मिर्ची डालकर उसके हाथ से बैग छीनकर फरार हो गया। बैग में 4 लाख रुपए थे। बालोतरा में व्यस्त क्षेत्र में इतनी बड़ी लूट की पहली घटना घटित हुई है। मामले में पेट्रोल पंप मैनेजर ने अज्ञात लुटेरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर पुलिस अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। दरअसल बालोतरा क्षेत्र आपराधिक गतिविधियों का गढ़ बनता जा रहा है। कभी राह चलती महिलाओं की चेन स्नैचिंग की घटना तो कभी मोटरसाइकिल चोरी की वारदात होना आम बात हो गई है। लूट की घटनाओं से शहर वासियों में भी भय है। सोचिए, पैसों की बारिश हो और रकम भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि लाखों की हो तो आप क्या करेंगे? ना कोई छाता लेगा, ना ही कोई रेनकोट। सभी झोले लेकर बारिश में रुपए लूटने पहुंच जाएंगे। लोगों की इसी कमजोरी का इन शातिरों ने फायदा उठाया। तस्वीरें सीकर जिले की है, जहां रुपयों की बरसात कराने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले एक तांत्रिक सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लोसल थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। दोनों आरोपी करीब 40 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। पुलिस के मुताबिक तांत्रिक सुरेंद्र सैनी उर्फ गणेश नाथ और शौकत अली नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने तंत्र विद्या से नोटों की बरसात कराने के नाम पर ठगी की थी। उसके बाद से दोनों फरार चल रहे थे। पुलिस का कहना है कि कई लोगों से लोग ठगी कर चुके हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल 40 लाख रुपए की ठगी के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गणेश नाथ के मंदिर में बने आश्रम से इनको पकड़ा गया है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के वार्ड नंबर 14 के सांसी मोहल्ले में देर रात एक 1.5 वर्षीय बच्चे की घर के बाहर बने गंदे पानी के नाले में डूबने से मौत हो गई। बच्चे का शव नाले से निकाले जाने के बाद से ही मासूम के परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल है। दरअसल रायसिंह नगर के वार्ड नंबर 14 के सांसी मोहल्ले में देर शाम करीब 6 बजे बच्चा घर से लापता हो गया। बच्चे के परिजन और पड़ोसी सहित दूसरे लोग उसे घंटों इधर उधर ढूंढते रहे। पुलिस भी बच्चे की तलाश में पूरे प्रयास करती रही, लेकिन कुछ घंटों बाद ही देर रात बच्चे का शव घर के बाहर बने गंदे नाले में मिला। संभावना जताई जा रही कि बच्चा खेलते खेलते गंदे नाले में जा गिरा और डूबने से मौत हो गई। देर रात गंदे नाले में बच्चे का शव मिलने के बाद एक और जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं क्षेत्र में माहौल पूरी तरह से गमगीन है। सीकर के हॉस्पिटल में भर्ती मरीज से मिलने आए एक युवक की हॉस्पिटल की पार्किंग एरिया से बाइक चोरी हो गई। चोरी की ये घटना पार्किंग एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। युवक ने चोरी की रिपोर्ट उद्योग नगर थाने में दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि झुंझुनू के उदयपुर वाटी इलाके के रहने वाले विक्रम सैनी की बहन का सीकर के बजरंग कांटा के पास हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जिससे मिलने वो सीकर आया हुआ था। रात के समय उसने अपनी मोटरसाइकिल हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग में खड़ी की, लेकिन अगले दिन सुबह करीब 9:15 बजे उसने देखा तो गाड़ी वहां नहीं मिली। काफी तलाश करने के बाद भी उसे गाड़ी नहीं मिली तो उसने हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाले। उसमें सुबह पार्किंग एरिया में एक युवक दिखाई दिया, जिसने पहले तो एक चाबी से पार्किंग में खड़ी 3 बाइक अनलॉक करने की कोशिश की। इसके बाद उसने विक्रम की बाइक का लॉक खोलने की कोशिश की तो लॉक बड़ी आसानी से खुल गया। वो युवक बाइक चुरा कर ले गया। टोंक जिले में बिजली कटौती का असर सिंचाई के साथ साथ जलापूर्ति पर भी भारी पड़ रहा है। जिले में जलापूर्ति की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पाने से बिगड़ने लगी है। ऐसे में लोगों के कंठ तर करने मुश्किल हो गए हैं। बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बिजली कटौती से मोबाइल और कंप्यूटर से ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली जा रही है। सुबह और पढ़ने के समय में भी बिजली कटौती होने से गर्मी के कारण छात्र अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं।
टोंक जिले के जिला मुख्यालय पर गुर्जर छात्रावास से यहाँ हम खड़े हैं और पूरे जिले की तस्वीर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिले भर की जो 4 विधानसभा है, चारों विधानसभा से यहाँ स्टूडेंट पढ़ने आते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि उनके गांव में किस तरह की बिजली की समस्या है और यहाँ पढ़ने के दौरान किस तरह की समस्या है। सबसे पहले जानना चाहूंगा, आपका नाम बताइए और बिजली को लेकर किस तरह की समस्याएं हैं। जी, मेरा नाम कुशराम भाटी है और मैं टोडा राय सिंह ब्लॉक से हूँ। तो हमारे गांव में भी बिजली की बहुत ही भयंकर समस्या रखी है सर। एग्जाम का टाइम है, बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, ऑनलाइन क्लासें लेने में दिक्कत होती है। कुछ और छात्र हमारे साथ है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बिजली कटौती की वजह से जो समस्या है वो स्टूडेंट के लिए अलग तरह की है। अपना नाम बताइए और बिजली कटौती की वजह से किस तरह की समस्या हो रही है। जी, मेरा नाम गजब सिंह है। बिजली कटौती का इस समय पूरे प्रदेश भर में संकट चल रहा है। इससे खासकर स्टूडेंट को बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये साल प्रतियोगिता परीक्षाओं का साल है। सारे बच्चे अभी तैयारियों में जुटे हुए हैं और बिजली की आपूर्ति नहीं होने की वजह से मोबाइल और कंप्यूटर में जो ऑनलाइन क्लास का आजकल ज़माना है उसमें मोबाइल के चार्जर नहीं हो पाते, इसलिए ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। एक तरफ जहां देश में लोग दुनिया के हर ऐशो आराम का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे समाज की एक बड़ी आबादी पानी जैसी जिंदगी की बुनियादी जरूरत के लिए दर दर की खाक छानने के लिए मजबूर है। जी हाँ, दौसा के कई गाँव और ढाणियों की महिलाएं प्रतिदिन महज 2 बाल्टी पानी के लिए 4 से 6 किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। यकीन नहीं हो रहा, लेकिन बात सच है। 16 आने सच। वैसे गर्मियां बढ़ने के साथ ही राजस्थान के विभिन्न इलाकों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। राजधानी जयपुर के समीप स्थित दौसा जिले में तो हालात अत्यंत विकट हैं। यहाँ के बांदीकुई और बसवा क्षेत्र की महिलाओं को पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ 2 बाल्टी पानी के लिए महिलाएं 4 से 6 किलोमीटर तक पैदल सफर तय करने को मजबूर हैं। यहाँ की महिलाएं रोज 2 बाल्टी पानी लाने के लिए महीने भर में 240 किलोमीटर तक पैदल चलती हैं। ये दौसा से दिल्ली की दूरी के बराबर है। पानी के लिए तो बहुत समस्या है, जो 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है पानी के लिए। और दूसरी बात, जो भी कौन मिल रही है 220 रुपया कोई एक कैंपर आवे तो वो पानी कतरों से आवे, आप बताओ। भरतपुर जिले के नदबई उपखंड में पानी की समस्या झेल रहे लोगों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। पानी के खाली बर्तनों को लेकर महिलाएं जलदाय कार्यालय पहुंची। इस दौरान कार्यालय में ना तो AEN मिले और ना ही JEN। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी में पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, लेकिन जलदाय विभाग समस्या का समाधान नहीं कर रहा। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि जलदाय विभाग अवैध कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, जिससे उन तक पानी नहीं पहुंच पाता। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि कई बार वो जलदाय विभाग को समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी समाधान का आश्वासन देकर चुप बैठ जाते हैं। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जलदाय विभाग ने पानी की समस्या का समाधान नहीं किया तो उन्हें उग्र आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। एक और जहां राज्य सरकार हेरिटेज को बढ़ावा देने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार हेरिटेज भवन को तोड़कर नए भवन के निर्माण की तैयारी कर रही है। मामला राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग के भवन को गिराकर 94 करोड़ रुपए की लागत से नए भवन निर्माण का है। विभाग ने अपने भवन को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया है। भवन को बचाने के लिए विभाग ने एक संघर्ष समिति का गठन किया, जिसका कहना है कि इस भवन की जमीन और भवन निर्माण निधि विभाग के पैसों से किया गया है। सरकार की ओर से 1 रुपए का भी अंशदान नहीं लिया गया। इस भवन का निर्माण 1962 में किया गया था। अभी भवन की हालत बेहतर है। भवन कहीं से भी टूटा फूटा या जर्जर अवस्था में नहीं है। फिर भी राज्य सरकार ने बजट घोषणा में इस भवन को तोड़कर पूरी जमीन पर 94 करोड़ रुपए की लागत से नया भवन बनाने की घोषणा की। राज्य सरकार ने बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने की बजट में घोषणा की है। उसके विरोध में बीमा कर्मचारी विरोध जता रहे हैं। यहाँ पर बीमा कर्मचारियों के साथ साथ दूसरे कर्मचारियों के संगठन भी हैं जो अब इन कर्मचारियों के समर्थन में हैं। हक की लड़ाई सड़क पर आई। राजधानी जयपुर में पिछले 32 दिन से कोविड सहायकों का धरना चल रहा है, लेकिन समाधान नहीं निकलने के बाद
अब सभी जिला मुख्यालयों पर धरने का कार्यक्रम बनाया गया है। इसी सिलसिले में टोंक में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने प्रदर्शन किया। डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठ गए। टोंक में कोविड सहायकों के धरने को बीजेपी ने भी समर्थन दिया है। पूर्व विधायक अजीत मेहता और बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराना कोविड सहायकों के धरने में शामिल हुए। पिछले 32 दिनों से सीएचए का प्रदर्शन राजधानी जयपुर में चल रहा है और आज जिला मुख्यालय पर सीएचए का प्रदर्शन है और यहाँ ये आए हैं कलेक्टर को ज्ञापन देने और यहाँ पर ये सीएचए को बुलाने की मांग को लेकर के धरने पर बैठ गए हैं। लगातार सीएचए 32 दिनों से जयपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं और आज जिला मुख्यालय पर ये डाक बंगले में इकट्ठा होकर यहाँ कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। भरतपुर के एमएसजे कॉलेज परिसर में बने मंदिर पर रहने वाले एक पुजारी को पुलिस प्रशासन ने हटा दिया है। इसका विवाद अब बढ़ता जा रहा है। आसपास की कॉलोनी में रहने वाली महिलाएं यहां पर पूजा करने के लिए आती थीं। अब महिलाएं इस पुजारी के पक्ष में उतर गई हैं और पुजारी को वापस उसी मंदिर में लगाने की मांग कर रही हैं। जानकारी के अनुसार भरतपुर के एमएसजे कॉलेज परिसर स्थित मंदिर में बगैर अनुमति लाउड स्पीकर लगाने पर पुजारी को हटाया गया। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि एमएसजे कॉलेज परिसर में स्थापित मंदिर पर होने वाले आयोजनों से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई तो पुजारी को समझाया गया, लेकिन पुजारी मानने को तैयार नहीं हुआ, जिस पर उसे हटा दिया गया, जिसका वहां पर पूजा करने आने वाली महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसे लेकर कॉलेज प्रशासन के साथ मीटिंग भी हुई जो विफल रही। इसके बाद महिलाओं ने प्रदर्शन किया। कम से कम 30 साल से इस मंदिर के इस कॉलेज के मंदिर से जुड़े हुए हैं और हमारी धार्मिक आस्था इतनी, हम इसमें सारा काम कराते हैं, दान देते हैं, वो लगाते हैं, अभी भी कराया है। लेकिन हमारे साथ इतना अन्याय हुआ है, हमारे जो पंडित जी हैं उनको हटा दिया गया है और हमको प्रिंसिपल चैम्बर में यह कहकर के कह दिया कि इस प्रिंसिपल इस पंडित से आपका क्या लेना देना है, क्या लगाव है। एक लेडीज को लगाव नहीं होता, किसी व्यक्ति विशेष से लगाव नहीं होता, उसके कर्म से लगाव होता है। उसने कर्म ऐसा किया है कि सारे पेड़ पौधे लगाए, हम लोगों ने लगाए थे, वो लाए, हमने लगाए और वो पानी पे आज सारे पेड़ पौधे सूख चुके हैं। भीषण तपिश के कारण लोगों के दिन का सुकून और रात की नींद गायब हो चली है। बिजली की भीषण कटौती को लेकर आम जनमानस पूरी तरह से हलकान है। वहीं दूसरी ओर जोधपुर के सांगरिया क्षेत्र में गैर जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से रोड पर हाई मास्क लाइट दिन में भी जलती नजर आ रही है। बिजली संकट के बीच इस लापरवाही को देख यहां के लोग गुस्से में हैं। खास बात यह है कि इसी तरह जोधपुर के अंबेडकर कॉलोनी में राजा मोटर्स के पीछे वार्ड नंबर 19 के प्रताप नगर पार्क में भी लाइटें जल रही हैं, जिसे बुझाने की जिम्मेदारी कोई नहीं उठा रहा। गौरतलब है कि शहर में रात के समय गलियों में प्रकाश की व्यवस्था के लिए नगर निगम की ओर से स्ट्रीट लाइट और हाई मास्क लाइट लगाई गई है, जिसके चलते शहर की बहुत सी गलियों और चौराहों में रात के समय आवाजाही सुचारू हुई है। लेकिन रात के समय ही नहीं, दिन में भी इन लाइटों के जलते रहने से बेवजह बिजली की खपत तो हो ही रही है। वहीं नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में इस बार गेहूं की बिजाई कम होने से पशुपालकों को पशु चारे की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि मुंह मांगे दामों पर भी पशुपालकों को चारा नहीं मिल पा रहा। इस 365 क्षेत्र के अंदर तूड़ी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रखी है। यहाँ पर अब इतने बड़े सीजन के साथ साथ भी तूड़ी 900 रुपये से ऊपर जा रही है। मेरा मानना है कि अगर ये ऑफ सीजन हो गया तो तूड़ी 2000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास पहुँच जाएगी, जो आम गरीब आदमी है जो पशु नहीं रख सकता। प्रदेश में इन दिनों पशुओं के चारे की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। किसानों ने गेहूं से ज्यादा सरसों की फसल बोई, जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं मिल पाया। सरसों की पैदावार ज्यादा करने के बाद भी ना तो सरसों सस्ती हुई, ऊपर से चारे से भी हाथ धोना पड़ गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश से आने वाले चारे पर तीनों राज्यों की सरकारों ने भी रोक लगा दी है। अब पशुपालक अपने पशुओं को सड़क पर छोड़ने और औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर हैं। इन दिनों भीषण गर्मी में तेज तपन से बचने के लिए दोपहर होते ही जहां एक और आदमी एसी और कूलर के बीच घरों, दुकानों या कार्यालयों में कैद हो जाता है, वहीं दूसरी ओर तपती दोपहरी में यातायात पुलिसकर्मी बिना छाया की सुविधा के सड़क पर खड़े रहकर झुलसने को मजबूर हैं। तस्वीरें भरतपुर शहर की हैं, जहां आसमान से बरसती आग में भी यातायात पुलिसकर्मी चौराहे पर खड़े नजर आ रहे हैं। तापमान 40 के पार होने के बावजूद भी हर चौराहे पर यातायात पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, ताकि कहीं भी लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
यातायात पुलिस कर्मियों का कहना है कि चाहे सर्दी हो या गर्मी या फिर बरसात ही क्यों ना हो, उन्हें तो ड्यूटी निभानी ही पड़ती है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन इस कड़ी धूप में और अधिक तापमान में भी पुलिसकर्मी जो है अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और लगातार यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ता है? परेशानी तो है, पर गर्मी में नौकरी भी करनी पड़ेगी, ये है सर। जो नौकरी है, अधिकारियों का आवागमन रहता है और ट्रैफिक व्यवस्था भी देखनी पड़ती है। आगरा और बांदीकुई रेलवे स्टेशन के बीच एक नई रेल की शुरुआत की गई है। इस रेल को रेलवे की भाषा में मेमू रेल कहा जा रहा है। मेमू से तात्पर्य मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है। आसान भाषा में कहें तो छोटे शहरों के बीच चलने वाली सुविधाओं से भरपूर रेल। मेमू ट्रेन की स्पीड 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रहती है। ये रेल काफी हद तक मेट्रो के तर्ज पर होती है, जिसमें बैठने की आरामदायक सुविधा के साथ ही अगला स्टेशन आने से पहले हर कोच में लगा डिस्प्ले है। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा बांदीकुई से आगरा के बीच में नई मेमू ट्रेन का संचालन किया गया है। यह एक नई रेक है जिसमें कि यात्री सुविधाएं होती है, बहुत सारी चीजें हैं। देश के सभी 16 रेलवे जोन में ऐसे सैकड़ों शहर हैं जो एक दूसरे से 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। रेलवे की योजना ऐसे सभी नजदीकी शहरों को मेमू से जोड़ने की है। लंबी यात्रा न होने के कारण दोनों शहरों के बीच मेमू रेल दिन में कई मर्तबा अप डाउन कर सकती है। सांचौर शहर के माखूपुरा में आयोजित 7 दिवसीय बाबा रघुनाथपुरी पशु मेले का आखिरकार समापन हो गया। इस मौके पर राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई और पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी भी मौजूद थे। राज्य मंत्री बिश्नोई ने कहा कि 2 साल कोरोना के कारण मेले का आयोजन नहीं किया जा सका था। इस साल मेले में पशुओं की आवक कम हुई है, लेकिन आने वाले सालों में इसे और बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में पशु मेले बंद हो रहे हैं, ऐसे में हम सबको मिलकर गाय और बैल को पालकर पशु मेलों को बढ़ावा देना होगा। पूर्व विधायक जीवाराम ने कहा कि पशु मेले में पशुओं की घटती संख्या चिंता का विषय है। मेले में व्यापारी भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं और ऐसे में हम सबको मिलकर पॉजिटिव माहौल बनाना होगा। पिछले 2 साल में कोरोना था, कोरोना काल की वजह से ये पशु मेला नहीं भर पाया। इस साल कोरोना कम होने की वजह से सेवाड़िया मेला भी लगा, हमारे क्षेत्रीय पशु मेला वो भी घोड़ों का लगा, यहाँ भी लगा। सरकार बाल विवाह रोकने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन उसे तब तक 100% कामयाबी नहीं मिल पाएगी जब तक उसे समाज का सहयोग नहीं मिलेगा। तभी बीकानेर में लोक कलाकारों ने बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए एक अनूठा आयोजन किया। कलाकारों के साथ युवाओं ने बाल विवाह एक अभिशाप का संदेश देती हुई गांधी पार्क में एक सांकेतिक बारात निकाली और आमजन को बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी। युवाओं ने विभिन्न स्लोगन लिखी तख्तियों को हाथों में थाम रखा था। एक एक स्लोगन बाल विवाह का दुष्परिणाम बता रहा था। दरअसल प्रदेश में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह करने की कुप्रथा है। ऐसे में लोगों को लगातार बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताया जा रहा है। बाल विवाह जो हो रहा है, इसके लिए प्रवृत्ति जो हो रही है, इसको रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और इसके लिए जो ये किया जा रहा है, ये बाल विवाह रोकने के लिए किया जा रहा है। बीकानेर का 535वां स्थापना दिवस राव बीकाजी की प्रतिमा स्थल पर समारोह पूर्वक मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने राव बीकाजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। समारोह में शहर की प्रतिभाओं का सम्मान के साथ पारंपरिक चंदे को भी उड़ाया गया। राव बीकाजी संस्थान और प्रशासन की ओर से आयोजित इस समारोह में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले 16 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले प्रतिभाओं को प्रशासित पत्र और स्मृति चिन्ह देकर भी सम्मानित किया गया। मंत्री डॉक्टर कल्ला ने कहा कि बीकानेर अपने सांप्रदायिक सौहार्द और अपनायत की भावना के कारण पूरी दुनिया में विशेष पहचान रखता है। हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, तीज त्योहार इन रंगों को और अधिक गहरा करते हैं। 1545 में बीकानेर की स्थापना हुई। इसके लिए प्रसिद्ध है 1545 शुद्ध बैसाख सुबह धावर बीज थरपियो बीके बीकानेर। बीकाजी जोधपुर से यहाँ आए और उन्होंने एक नरो नाम के किसान भाई से मिलकर यहाँ बीकानेर नगर की स्थापना की।
राजधानी जयपुर की दरगाह मीर जी का बाग में रमजान इफ्तार का आयोजन किया गया। दरगाह के सज्जाद दानिशीन हबीबुर रहमान नियाजी ने बताया कि हर साल हमारी दरगाह में सभी के लिए रमजान इफ्तार आयोजित किया जाता है। उसी के साथ चांद देखने की कोशिशें भी की जाती हैं। पिछले 2 साल कोविड की वजह से रमजान इफ्तार आयोजित नहीं हो पाया। इस बार रमजान इफ्तार के दौरान अल्लाह से दुआ की गई कि देश में अमन चैन बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे और देश तरक्की और खुशहाली की राह पर चले। भारत से एक दिन पहले ही सऊदी अरब में ईद मना ली गई है। राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर इनाया खान ने इस साल सऊदी अरब में अफ्रीकी मूल के लोगों की मदद करके ईद का त्योहार मनाया। इनाया ने लोगों के घर घर जाकर उनको राशन, कपड़े और जरूरी सामान बांटे। आपको बता दें, इनाया जयपुर की रहने वाली है और अभी मक्का मदीना यात्रा पर हैं। इनाया का कहना है कि ईद का चांद देखने से पहले अपने आसपास में ऐसे घर तलाश लेने चाहिए जिनके घर पर आपकी मदद के बगैर ईद की खुशियां दाखिल नहीं हो सकती। ईद का मतलब होता है कि सबके साथ खुशियां बांटना। आपकी असली ईद तभी है जब जरूरतमंद लोग आपकी वजह से अपनी भी ईद मना लें। ये घुमंतु जाति से जुड़े एक शख्स की सफलता का राज है। नाम है मीठनाथ कालबेलिया। बचपन में सिर से पिता का साया उठ गया। थोड़े बड़े हुए तो मां भी गुजर गई, लेकिन मेहनत मजदूरी करने वाले 2 भाइयों ने मुश्किलों से सामना करते हुए सफलता के लिए जी जान से कोशिश जारी रखी और इसका परिणाम सामने आया जब मीठनाथ शिक्षक की परीक्षा में सफल हुए। बड़े भाई थे, वो मेहनत मजदूरी करते थे, पत्थर तोड़ते थे, बट उनसे जो घर की जिम्मेदारी उनकी वो पूरी नहीं हो पाती थी। तो फिर वहाँ एक जमींदार है जीवराज सिंह जी नाम करके, वो कोटड़ा की रोल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने अपने ट्यूबवेल पे काश्तकार रख लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। मीठनाथ बताते हैं कि उनकी सफलता में उनके बड़े भाई का भी बड़ा योगदान है, जिन्होंने न सिर्फ मेहनत मजदूरी कर उन्हें पढ़ाया बल्कि खुद भी पढ़ाई कर राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।